Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार और Global इंडिया Left. एंड ग्लोबल If लेफ्ट you're के new to एक this और show, एपिसोड में please आपका smash the स्वागत है। subscribe अगर आप button इस शो में नए and हैं तो consider कृपया becoming a सब्सक्राइब बटन दबाएं। YouTube member, साथ ही आप Patreon or YouTube सदस्य donate बनने, all amount पैट्रियन पर including the जुड़ने link in या the विवरण बॉक्स में description दिए गए लिंक box. के माध्यम से But the थोड़ी सी least you राशि could दान do करने is पर भी to विचार watch कर this सकते हैं। show, like, लेकिन share कम and से कम आप comment. शो देखें, Let लाइक me करें, welcome साझा our करें guest और टिप्पणी tonight, करें। अब Colonel मैं आज Lawrence रात के हमारे अतिथि का Wilkerson. स्वागत करना चाहता Colonel हूँ, Wilkerson कर्नल is a लॉरेंस retired विल्करसन। U.S. कर्नल Army विल्करसन अमेरिकी colonel सेना and के former सेवानिवृत्त Chief कर्नल हैं of और Staff विदेश to मंत्री कॉलिन Secretary पॉवेल of के पूर्व State चीफ ऑफ Colin स्टाफ रह चुके Powell. हैं। वे Colonel अमेरिकी Wilkerson सैन्यवाद और is a साम्राज्यवादी leading अतिरेक के critic प्रमुख of आलोचक U.S. हैं। militarism कर्नल and विल्करसन इंडिया imperial एंड ग्लोबल लेफ्ट operations. में आपका दोबारा स्वागत Colonel है। Wilkerson, welcome back to India and Global Left. Regay Saritsen Horshel Gord. If we could start अगर with हम आपकी your राय से शुरू assessment करें तो of the नवीनतम latest अमेरिकी U.S. राष्ट्रीय National सुरक्षा Security रणनीति Statement दस्तावेज के बारे में Strategy आपका document. समग्र दृष्टिकोण क्या What's है? your overall assessment of the document? Long story, but let me give a little bit of लंबी कहानी है लेकिन मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूँ। वर्ष 2000 में पदभार संभालने के तुरंत बाद और संक्रमण प्रक्रिया के दौरान जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने मुख्य रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीजा राइस के माध्यम से, जिन्होंने उस समय मेरे बॉस रिचर्ड हास को, जो विदेश विभाग के नीति नियोजन स्टाफ में थे, ये कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लिखो। राष्ट्रपति इसे चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं। लगभग 6 या 7 मसौदों के बाद, जिन्हें लिखने में मैंने भी मदद की, कोंडी डॉस राइस ने हमारे संस्करण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ को सौंप दिया। She then handed it out to her own staff on the National Security Council. 6 or 7 months later, she didn't like that. 6 या 7 महीने बाद उसे वह भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसे ठेके पर दे दिया। जब 2002 में अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति प्रकाशित हुई, तो वह ठेके पर लिखी गई थी। अब आज की स्थिति पर आते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासन ने उसी तरह का आदेश शायद शुरुआत में ही हेरिटेज फाउंडेशन को दिया था और उन्होंने ही ये रणनीति लिखी। संभवतः यही इसका स्रोत है। और अगर आप हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बारे में भी कुछ जान जाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट 225 वहीं से निकला था और जैसे ट्रंप की कई नीतियां भी वहीं से आई थीं। Came out of them. Just as much of what Trump has been doing came out of them. What it says in essence is not what असल में जो कहा गया है वह सतह पर और राजनीतिक रूप से जो मैगा समर्थकों के लिए घरेलू उपभोग हेतु प्रस्तुत किया गया है, उससे अलग है। मुझे यकीन है कि वे इसे इस तरह समझते हैं, हम पश्चिमी गोलार्ध में वापस आ रहे हैं, हम यहाँ काम करेंगे, अपने क्षेत्र की देखभाल करेंगे, अगर आप चाहें तो। आज सुबह एक घोषणा हुई थी। मेरा ख्याल है कि हम वेनेजुएला में तेल वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला ने हमसे चुरा लिया। अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, हमने वास्तव में आज सुबह इसे अपनी औपचारिक नीति के हिस्से के रूप में ट्वीट किया। तो यह उन अमेरिकी नागरिकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था और अब भी उनके साथ हैं। तो यही इस रणनीति की बाहरी परत है। That's what the patina of the strategy is, but the essence of the strategy is no change. लेकिन हर इस रणनीति वालस ये है कि वास्तव में कि कोई बदलाव बदलने में है, सिवाय इसके कि हम अपने ही क्षेत्र में, अगर अमेरिका देमेंगे स्ट्रमिक को दान मजान देंगे, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए, आखिरकार चीन से लड़ने के उद्देश्य से। यही इस रणनीति का मतलब है। तो वास्तव में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ध्यान अब भी चीन पर ही केंद्रित है। ये जरूरी नहीं कि ये युद्ध पर केंद्रित हो, लेकिन इसमें उस दिशा की झलक जरूर है। मुझे नहीं लगता कि उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ किसी सशस्त्र युद्ध की इच्छा रखते हैं, और नहीं शी जिनपिंग अमेरिकी साम्राज्य के साथ ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये वहां तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा नुस्खा है, इसलिए ये रणनीति में छिपा हुआ है, पर वास्तव में इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। My own reading was
मेरी अपनी समझ ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में चीन को रखने की दिशा में गहरा बदलाव आया है। मेरा मतलब है, ये बदलाव उस समग्र दिशा से अलग नहीं है जिसमें अमेरिकी विदेश नीति कम से कम एक दशक से आगे बढ़ रही है। लेकिन सुरक्षा रणनीति दस्तावेज में ये बात स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई। मैं जानना चाहता हूं, उस दस्तावेज में चीन विरोधी और आक्रामक रुख के बारे में आपकी क्या राय थी, और आप इसे पुशान शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित भावना से कैसे जोड़ते हैं, जिसे कुछ विश्लेषकों ने इस संकेत के रूप में देखा कि अमेरिकी प्रशासन अब ये स्वीकार कर रहा है कि चीन एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिससे निपटना होगा और अमेरिका अब उसे दबा नहीं सकता। आप इन दोनों बातों को कैसे संतुलित करते हैं? How do you square both of them? I think the reality is struck with मुझे लगता है कि वास्तविकता ने विशेष रूप से पेंटागन को झकझोर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस को भी, जैसा कि वह है। मुझे नहीं पता कि आपने वैनिटी फेयर में कल छपी वह रिपोर्ट देखी या नहीं, जो क्रिस विपल ने की थी। एक बेहद तीखा खुलासा, जिसमें सूजी वाइल्स ने व्हाइट हाउस के बारे में 11 साक्षात्कारों में बात की थी, हर एक लगभग 1 घंटे का, जैसा कि मैं समझता हूं। और क्रिस विपल इस काम में माहिर हैं। मैं उनकी किताब द गेट कीपर्स का इस्तेमाल किया करता था, जो व्हाइट हाउस के 17 चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी किताब है। ये बताती है कि चीफ ऑफ स्टाफ क्या करते हैं और उन्होंने अपने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या किया। ये सब फिलहाल स्थिति को और उलझा रहा है। लेकिन आपके खास सवाल के जवाब में मैं कहूंगा कि हम गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं, खासकर जापान से, खासकर कोरिया से, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अन्य देशों से भी, जैसे फिलीपींस। और हम उनके साथ इस विचार को मजबूत कर रहे हैं कि शांति के समय अगर ऐसा कुछ होता है, हम चीन को इस हद तक घेर सकते हैं कि वह उस घेरेबंदी से इतनी जकड़ जाए कि अंततः चीन के साथ वही हो जो सोवियत संघ के साथ हुआ था। मुझे याद है जब मार्शल अक्रोमेव एक नक्शा लेकर एडमिरल क्रो के पास गए थे, जो उस समय संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष थे। उन्होंने नक्शा क्रो की मेज पर रखा, उन्हें दिखाया और कहा, ये वही है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने सोवियत संघ के चारों ओर बने सभी चौकियों की ओर इशारा किया और फिर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा दिखाया, और निश्चित रूप से अमेरिका के चारों ओर कोई सोवियत चौकियां नहीं थीं। और यही बात हम अपने सहयोगियों को चीन के संदर्भ में दिखा रहे हैं। यही हम अपने कांग्रेस के सदस्यों को दिखा रहे हैं जब हम उन्हें प्रशांत क्षेत्र, अब इंडो प्रशांत के दौरे पर ले जाते हैं, और यह इस रणनीति का हिस्सा है। हमें यह अच्छा लगता है कि जापान में अब एक नया प्रधानमंत्री है जो अब तक के किसी भी नेता जितना ही आक्रामक दिखाई देता है। कोरिया पूरी तरह हमारे साथ नहीं है, अगर आप ऐसा कहें, लेकिन अब टोक्यो और सियोल के बीच अभूतपूर्व सहयोग चल रहा है। यह मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि अपने करियर के 35-40 साल मैंने इसी तरह के समन्वय को हासिल करने की कोशिश में बिताए, यहां तक कि विदेश विभाग में नीति नियोजन वार्ताओं के दौरान भी। लेकिन अब लगता है कि यह जमीन पर वास्तव में हो रहा है। यह दिलचस्प है क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया वहां हैं। मुझे नहीं पता कि वे इस समीकरण में कितना योगदान देते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। और बस इतना ही, हम चीन को चारों ओर से घेरने जा रहे हैं। हम वही करने जा रहे हैं जो हमने सोवियत संघ के साथ किया था। चीन के लिए काम करना इतना असंभव बना देंगे कि उसे हमारे साथ किसी न किसी तरह का समझौता करना पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं तो। अब ये सब उस तथ्य से जुटलाया जाता है, और ये भी रणनीति का हिस्सा है कि अब चीन दक्षिण अमेरिका के हर देश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जो पश्चिमी गोलार्ध का आधा हिस्सा है। और कनाडा के नए, अब इतने नए नहीं लेकिन नए नेता ने कहा है, मैं वह सब बदलने जा रहा हूं जो कनाडा ने अब तक किया है। हम अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। वास्तव में हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने संबंध तोड़ने जा रहे हैं। और उसने इसे करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए।
तो जब हम अपनी शक्ति को बचाने और अंतिम दुश्मन चीन, चाहे वह शीत युद्ध हो या गर्म युद्ध से लड़ने के लिए अपने ही गोलार्ध पर ध्यान देने का दावा कर रहे हैं, तब हमारे चारों ओर ये गोलार्ध बिखर रहा है। और आज सुबह व्हाइट हाउस से आया ये बयान इसका एक उत्तम उदाहरण है। मूल रूप से वेनेजुएला के तेल पर दावा करना और ये कहना कि अब हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध में महासागरों पर कभी चली सबसे बड़ी नौसेना है जो वेनेजुएला और मादुरो का सामना कर रही है, और हम अपना तेल वापस चाहते हैं। उनका मतलब क्या है, ये मेरी समझ से परे है। हम अपना तेल वापस चाहते हैं और हम उसे टैंकर दर टैंकर, जहाज दर जहाज, प्रयास दर प्रयास वापस लेंगे, और यदि जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी वापस लेंगे। तो ये स्थिति है। So there you have it. One of the things that struck me एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये थी कि आर्थिक कठोरपंथी। यहाँ आर्थिक कठोरपंथी से मेरा मतलब मूल रूप से व्यापार कठोरपंथियों से है, लेकिन ये थोड़ा भ्रामक है क्योंकि वे निवेश के बारे में भी बात कर रहे हैं। Blackwater, Yes, they have been going हाँ, वे लगभग हर देश के खिलाफ पूरी तरह उग्र हो गए हैं, पीटर नवारो और अन्य लोगों की तरह, यहाँ तक कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मुदियार ज्योतिष्मन और मैं कहूँगा स्कॉट बाजिन भी, हालांकि उनकी भाषा थोड़ी संयमित है, वे लगभग हर किसी से सबसे अच्छा सौदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें तथाकथित पारंपरिक सहयोगी ही नहीं बल्कि कभी कभी गैर पारंपरिक देश भी शामिल हैं, जैसे देश भारत। तो वह उन घटनाक्रमों एक हिंजित यमार्थ। So that's one set of developments we have seen over the year. And on the other side, from the security और दूसरी ओर सुरक्षा ढांचे के दृष्टिकोण से देखें तो हम अब भी वही पुराना पैटर्न देख रहे हैं, चीन के खिलाफ सहयोगियों को एकजुट करने का। सुरक्षा दस्तावेज में आप देख सकते हैं कि अब भी जापान से लेकर फिलीपींस तक, ताइवान सहित पहले द्वीप श्रृंखला के साथ देशों को एक पंक्ति में खड़ा करने की बात की गई है। इसमें भारत के बारे में भी एक बहुत अलग तरीके से चर्चा की गई है, जो पीटर नवारो के दृष्टिकोण से भिन्न है। मूल रूप से ये सिद्धांत दोहराया गया है कि भारत का उपयोग चीन का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। आप इन दो तरह के विरोधाभासों को, जो मैं अमेरिकी प्रशासन के भीतर देखता हूँ, कैसे संतुलित करते हैं? मुझे कोई ऐसा विरोधाभास नहीं दिखता जो मायने रखता हो, क्योंकि जिस क्षण वे इसे जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसी क्षण पूरा विचार ही निरर्थक हो जाता है। और मुझे यकीन नहीं है कि चीन का सामना करने का कोई भी विचार अंततः उसी तरह समाप्त नहीं होगा। मेरा मतलब यह है, आज दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था चीन है। इसमें किसी भी समझदार व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं है, चाहे वह दावोस समूह हो, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, या वे बड़ी कंपनियां जो दुनिया की संपत्तियों का प्रबंधन करती हैं। हर कोई जानता है कि चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। हम इसके बारे में अलग अलग बातें कहते रहते हैं, लेकिन मुझे खेद है, हर उस मापदंड से जो मायने रखता है वे दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। हमने कई मायनों में तेजी से सुधार करती अर्थव्यवस्था को मजबूर किया है। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि यह फोर्स मेज्योर के कारण हुआ है, क्योंकि वे यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति में हैं। हमने इन दो देशों, रूस और चीन, को कम से कम एक मौन गठबंधन बनाने के लिए भी मजबूर किया है। यह एक ऐसा गठबंधन है जो फिलहाल बहुत चिंतित नहीं दिखता, खैर गहराई से चिंतित नहीं है, और मैं इस पर विस्तार से बात कर सकता हूं क्योंकि मैं इसे लंबे समय से देख रहा हूं। चीन अब उन क्षेत्रों का विकास कर रहा है जो पहले सोवियत संघ के समय फार ईस्टर्न थिएटर कहलाते थे। रूस के पास न तो इच्छा है और न ही साधन कि वह वहां जाकर कुछ कर सके, इसलिए यह काम चीन कर रहा है। चीन वास्तव में रूस के लिए सुदूर पूर्व का विकास एजेंसी बन गया है, शायद व्लादिवोस्तोक और कामचटका को छोड़कर। तो यह एक घनिष्ठ समूह है जिसे हमने बनाया है, और मुझे लगता है कि एक अर्थ में आप भारत को भी उस समूह में जोड़ सकते हैं, खासकर अगर हम मौजूदा नीतियों को जारी रखते हैं। तो यहाँ आपके पास 3, कम से कम 2, शायद 3 दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देशों में से हैं।
जो साम्राज्य के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, और वे अलग अलग गति, अलग अलग रफ्तार और अलग अलग भावनाओं के साथ साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुझे यकीन है इस बारे में कि क्या उन्होंने उस पदानुक्रम में नीचे जाने का सही निर्णय लिया है या नहीं। तुर्की ने भी इस पर विचार किया है। Turkey has looked at it. Turkey is, I think, on the verge of मेरा मानना है कि तुर्की पूरी तरह से अपने पुराने आधार से अलग होने के कगार पर है और अंततः नाटो के दक्षिणी मोर्चे को अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाला है, क्योंकि एर्दोआन या उनके उत्तराधिकारी संभवतः तुर्की को नाटो से बाहर ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुर्की अब मध्य एशिया में चीन की पश्चिम की ओर बढ़ती अजेय गति का सामना करने के लिए इच्छुक है, बल्कि मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल होने की कोशिश करेगा या कम से कम तटस्थता स्थापित करेगा। इस प्रकार हमारे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही है और वाशिंगटन में हमारे पास ऐसे नेता हैं जो या तो बौद्धिक अक्षमता, ऐतिहासिक अज्ञानता या जानबूझकर, मैं नहीं जानता कौन सा कारण है, साम्राज्य को उसके पतन की ओर उसी निश्चितता से ले जा रहे हैं जैसे नीरो ने रोम के जलने के दौरान अपनी वायलिन बजाई थी। playing on his violin while Rome burned. It's insane as far as I'm concerned. I almost मेरे विचार से ये पागलपन है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई योजना या इरादा काम कर रहा है। मेरा मतलब यह है कि हमारे पास एक राष्ट्रपति और उनकी प्रशासन की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं जो मानती हैं कि अमेरिका को बचाने का तरीका उसे नष्ट करना है। मेरे लिए ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, लेकिन वे उस सोच को लागू करने में वाकई उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन जीत रहा है, हम हार रहे हैं। भारत और तुर्की ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी जल्दी होगा और उन्हें किस पक्ष में जाना चाहिए या फिर तटस्थ रहना चाहिए, और बाकी दुनिया का 60% हिस्सा इसे देख रहा है और कुछ हद तक इसका समर्थन भी कर रहा है। On Turkey, I'm glad you made that. तुर्की के बारे में मुझे खुशी है कि आपने उस अभी कुछ अस्पष्ट स्थिति को स्पष्ट किया, जैसे कोई भारत के बारे में सोच सकता है। हालांकि भारत के मामले में हालिया झुकाव स्पष्ट रूप से, खैर मेरा मतलब है, ये हमेशा से रूस के बहुत करीब रहा है, लेकिन हमने हाल ही में चीन की ओर एक झुकाव देखा है, या कम से कम ये समझ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उकसावे पर चीन से टकराना उचित नहीं है। साथ ही एशिया में भारत और चीन के हित बहुत अलग हैं, जो पूर्वी एशिया में चल रहे बड़े शीत युद्ध या गर्म युद्ध, जो भी कहा जाए, से भिन्न है, जिसके बारे में चीन बहुत चिंतित है। मैं आपसे तुर्की के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि आपने उसके चीन से जुड़ने की संभावना पर टिप्पणी की थी। एक सिद्धांत है कि तुर्की अमेरिका द्वारा किए जा रहे बड़े प्रयास, जिसे कभी कभी अब्राहम समझौते कहा जाता है, में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये पश्चिम द्वारा प्रोत्साहित किया गया एक व्यापक निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना है, चाहे वह वास्तव में इसे पूरा करने में सक्षम हो या नहीं, जो इस क्षेत्र में चीन नेतृत्व वाले प्रयासों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विशेष रूप से इसका उद्देश्य दक्षिण काकेशस में अज़रबैजान और आर्मेनिया को रूस के प्रभाव से दूर लाना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिद्धांत पर आपका क्या विचार है। दिलचस्पी बात यह है कि इस समय पेंटागन में कुछ लोग हैं जिनसे मेरी कुछ बातचीत हुई है, जो चीन और भारत के बीच की स्थिति को अनिवार्य रूप से टूटने की ओर बढ़ती हुई मानते हैं। यानी दिल्ली और बीजिंग के बीच कोई खास प्रेम नहीं है और वे उस स्थिति के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे शायद सरकार में अपने विभिन्न मित्रों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे ऐसा होने में भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मानना है कि उनके पास इस संबंध को लेकर कुछ हद तक नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो मुख्य रूप से उन अवसरों पर आधारित है जो सेना, विशेष रूप से नौसेना, को मिले हैं। हमने युद्ध कमान का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक रखने का एक कारण यह भी था कि भारतीय नौसेना विशेष रूप से और भारतीय सेना सामान्य रूप से हमारे साथ काफी नजदीक आई। ये दिल्ली की औपचारिक स्वीकृति से कम
और उनकी मौन सहमति से अधिक हुआ। came fairly close together, especially the navies. And the United States found that really terrific. और संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बात वास्तव में बहुत शानदार लगी। Command name to यही एक कारण था कि उसने अपने कमान का नाम बदलकर उस अवधारणा को शामिल किया कि यह हिंद महासागर और प्रशांत दोनों को समेटता है। और ठीक है, वैसे कोष्ठक खोलें, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना काफी शक्तिशाली है और वे हमारे पक्ष में है। मुझे लगता है कि ये एक गलत धारणा है, चाहे आप इसे दिल्ली के नागरिकों की भावना के संदर्भ में देखें या इस दृष्टि से कि भारतीय नौसेना अपना सारा धन उसी दिशा में लगा रही है और ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा विकल्प हो। ये सब कहने का मतलब यह है कि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे, और मैं ये बात 20 साल पहले नहीं कहता, जब रिचर्ड बाउचर और इवान फाइगेनबाम जैसे लोग परमाणु स्थिति पर काम करने और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु साझेदारी के लिए एक नया ढांचा बनाने के लिए लगातार दिल्ली की यात्राएं कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये रास्ते से भटक गया है। ये बाइडेन और फिर ट्रंप प्रशासन के दौरान भटका और अन्य कारण भी थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के पास किसी और दिशा में जाने का विकल्प है सिवाय एक सोची समझी तटस्थता के या फिर उस नई शक्ति संरचना की ओर बढ़ने के जो बन रही है। उसके पास विकल्प है कि या तो वह उस शक्ति संरचना का एक सम्मानित सदस्य बने या फिर तटस्थता की स्थिति से दूर खड़ा होकर उसे देखता रहे, किसी भी पक्ष में न जाए। लेकिन उस समय वे संयुक्त राज्य अमेरिका के पतन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारी दिशा का एक उचित मूल्यांकन है। अगर आप आर्थिक स्थिति को देखें, अगर आप नेतृत्व को देखें, अगर आप ये देखें कि हम अपने ही क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अगर आप ये देखें कि हम इसे निष्प्रभावी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। 1945 से चली आ रही साम्राज्यवादी विस्तार की पूरी कहानी, जो कुछ हद तक उदार थी और जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्वीकृति के तहत कभी कभी त्रुटिपूर्ण होते हुए भी उन्हें लागू करने का प्रयास करती थी, वह तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब हम इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करते। हमने इसे नष्ट करने का सबसे अच्छा काम किया है। ये सब कहने का मतलब यह है कि मेरा मानना है कि जब ये शक्ति संघर्ष, ये शक्ति परिवर्तन हमारे सामने और अधिक स्पष्ट रूप से आएगा, और जब हमारा अपना पतन विशेष रूप से शारीरिक और आर्थिक रूप से उसके साथ होगा, तब पूरी दुनिया यूं कहें तो अलग अलग तरीकों से दूसरे मंच पर कूद पड़ेगी। लेकिन वे उस मंच पर इसलिए कूदेंगे क्योंकि वहीं रोटी पर मक्खन लगने वाला है। मैं इसके तुरंत बाद तबिलिसी में एक समूह से बात करने जा रहा हूं और मैं उन्हें बताने वाला हूं कि इस समय उनके पास सही पार्टी सत्ता में है और आने वाले समय में भी सत्ता में वही पार्टियां रहनी चाहिए जो यही दृष्टिकोण रखती हों। यानी मेरा मतलब यह है कि रूस को दुश्मन मत बनाओ और चीन को तो बिल्कुल भी दुश्मन मत बनाओ। इसके बजाय तुम इस रेल मार्गों और सड़कों के नेटवर्क पर बैठो, इस पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली शक्ति के प्रवाह पर जो अवश्यंभावी है, और उससे पैसा में यही तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। वह है कॉकसस। किसी का पक्ष मत लो, यूरोपीय संघ का भी नहीं, खासकर ब्रसेल्स के उन पागल लोगों का तो बिल्कुल नहीं। साम्राज्य का भी पक्ष मत लो, क्योंकि वह डहरा है और तुम उसके साथ खिंच सकते हो और तुम रूस को नाराज कर दोगे, और वे वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था जब वे तुम्हारे देश में घुस आए थे और उसका थोड़ा हिस्सा ले लिया था। तो यही मेरी उन्हें सलाह है। यही मेरी सलाह उन सबको होगी जो इस अटल शक्ति परिवर्तन और अमेरिकी साम्राज्य के पतन के रास्ते में पड़े हैं। इसमें फंसना मत। अगर चाहो तो इसे किनारे से देखो, इससे पैसा कमाओ और ये सुनिश्चित करो कि तुम सत्ता में बैठे लोगों के साथ खड़े हो। पैसा कमाते रहो, यह उन शक्तियों के लिए ज़्यादा शोर मत मचाओ। It's steps gå uns kjørst I rekorvet naboning. I det direkt tord leg jeds dieg af I rørkassen gått. Your dunyo is I dishi med zardi. Pretty rational, and that's the way the world's going. We had a name. हम इसे एक नाम से जानते थे,
इसे 1950, 1960 और 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता। 60s and the 70s. Mirarjarwi, ik samurba is this the worth. Yes. And that was very powerful. हाँ, at least, और ये ऐतिहासिक रूप से अपने वैचारिक प्रभाव में बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये अधिकतर वे सदस्य राष्ट्र थे जो उपनिवेशवाद से मुक्त होकर निकले थे और शीत युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन देशों में से कई ने महसूस किया कि उनके लिए किसी एक समूह में पूरी तरह शामिल होना उनके हित में नहीं था, जब तक कि उनमें से कुछ इतिहास के चौराहे पर फंस नहीं गए और उनके पास एक पक्ष चुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। Is this studying now? Yes, but talking about हाँ, लेकिन जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं और जैसा कि आपने समझाया है, कई देश उस दिशा में बढ़ रहे हैं, चाहे आप इसे निष्पक्षता कहें या बस इस बड़ी शक्ति की प्रतिस्पर्धा में किसी एक पक्ष में फंसने से बचने की कोशिश कहें। यूक्रेन ने 10 साल पहले एक बिल्कुल अलग दिशा ली थी, निष्पक्षता से युद्धप्रियता की ओर। अब शांति योजनाएं मौजूद हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें वास्तव में शांति योजनाएं मानते हैं, लेकिन जब मोर्चे पर युद्ध जारी है तब भी कुछ बिंदु सामने रखे जा रहे हैं। मेरा आकलन है कि सबूतों का संतुलन ये दिखाता है कि मोर्चे पर स्थिति तेजी से रूस के पक्ष में झुक रही है। यह सब किस दिशा में जा रहा है और शांति योजना पर आपका मूल्यांकन क्या है? क्या ये वाशिंगटन से आई एक वास्तविक शांति योजना है या एक चाल है ताकि पश्चिम या अमेरिका यूक्रेन के उस छोटे हिस्से को बचा सके जिसे वह अब भी रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि वर्तमान में सामरिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यूरोपीय संघ की 3 प्रमुख शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये समझने लगी हैं कि वे स्वयं न केवल नाटो के पतन में योगदान दे रही हैं, वैसे भी ये पहले से ही निष्क्रिय था। इसका कुछ उपयोग बाहरी अभियानों और इस तरह की गतिविधियों में था, लेकिन वह एक बहुत ही गलत कदम साबित हुआ। तो ये निष्क्रिय है, लेकिन जिस तेजी से ये बिखरने वाला है वह उनकी सामरिक अज्ञानता या सामरिक मूर्खता का प्रमाण है। और जब आप तुर्की के दक्षिणी मोर्चे से अलग होने की बात करते हैं, उदाहरण के लिए, तो ये मूर्खता की हद से भी आगे की बात है। और फिर आप इस तथ्य पर नजर डालते हैं कि अब रूस यूरोपीय देशों की हठधर्मिता के कारण शायद काला सागर के उत्तरी तट का मालिक बनने जा रहा है, इससे पहले कि ये सब पूरी तरह समाप्त हो, ओडेसा से लेकर सेवास्तोपोल तक और उससे भी आगे पूर्व की ओर स्थित दूसरे बंदरगाह तक। यह एक प्रथम श्रेणी का रणनीतिक परिवर्तन है, न केवल साम्राज्य के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी। और जब आप देखते हैं कि वे अब क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे उसका नाम कभी याद नहीं रहता, लॉर्ड रॉबर्ट स्किडेल्स्की, जो हाल ही में एक लेख में तर्क देते हैं कि स्टारमर, मैक्रोन और मर्केल जो कर रहे हैं उसका कारण यह है कि वे मानते हैं कि अपने देशों में खर्च बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि वे उस जीडीपी के 5% लक्ष्य की ओर बढ़ें, जिसकी मांग ट्रंप ने की थी ताकि नाटो के विघटन को रोका जा सके। और ये जरूरी नहीं कि नाटो के लिए हो, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए है, और जर्मनी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक लेख, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड रॉबर्ट ने उसका उल्लेख किया था, लेकिन मैंने उसे उसी समय पढ़ा जब मैंने उनका लेख पढ़ा। जर्मनी की राइनमेटल कंपनी के सीईओ के बारे में था, जो ये भव्य दावा कर रहे थे कि राइनमेटल शायद एक दिन लॉकहीड मार्टिन को पीछे छोड़ देगा, जो दुनिया का प्रमुख मौत का व्यापारी है और निश्चित रूप से साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यही है राइनमेटल। और उस लेख के साथ जर्मनी में उत्पादन लाइन से निकलते हॉविट्जर, टैंक और अन्य हथियारों की तस्वीरें भी थीं। यही तरीका है। ओह, क्या हम 1936 के दौर में लौटना चाहते हैं? यही तरीका है जिससे वे जर्मनी की अर्थव्यवस्था को रक्षा खर्च के माध्यम से बचाने या कहें पुनर्जीवित करने योजना मनफाओ।
And Macron and Starmer seem to have caught on to that. और मैक्रोन और स्टार्मर को लगता है कि उन्होंने ये बात समझ ली है और वही रास्ता अपनाना चाहते हैं। ये खतरनाक है, बेहद खतरनाक। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि जो वे कर रहे हैं वो उनकी अपनी मूर्खता, उनकी अपनी बेवकूफ़ी, खासकर उनकी रणनीतिक मूर्खता का नतीजा है। यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की कोशिश करना, नाटो का अंतिम सदस्य, यूक्रेन को वह बनाना जो रूस के दिल को रोजाना 24 घंटे उपकरणों, नाटो के हथियारों और सैनिकों के साथ परखता रहे। और अब वे फिर से यूक्रेन में सैनिक भेजने की बात कर रहे हैं, यूरोपीय देश, क्योंकि वे ट्रंप के कामों से बहुत निराश हैं। वे पागल हो गए हैं। और इस सौदे में ट्रंप ने थोड़ा पीछे हटने का संकेत दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इससे ज्यादा पीछे हटेंगे, अगर वे पीछे हटे भी, क्योंकि अब वे समझ गए हैं। If he backs up at all, because he understands now. I think he's understood since Alaska. मुझे लगता है कि उसने ये बात अलास्का के बाद से समझ ली है, लेकिन यूरोपीय नेता लगभग हर हफ्ते उसे परख रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अपने प्रशासन में भी कुछ लोग हैं, जैसे मार्को रूबियो, लिंडसे ग्राहम वगैरह। वह इस युद्ध को रोकना चाहता है। वह इसे रोककर मॉस्को के साथ अच्छे संबंध से स्थापित करना चाहता है, मुख्यतः आर्थिक कारणों से। तो ये होने वाला है, और ये यूरोपीय नेता इस गड़बड़ी में फंस जाएंगे। लेकिन साथ ही वे लगभग क्लॉज़विट्ज़ की शैली में इस युद्ध में एक ऐसी गतिशीलता पैदा कर रहे हैं जो पुतिन को मजबूर कर सकती है, या उसे ये समझा सकती है कि उसे अब जो कर रहा है उससे अधिक करना होगा। और ये शुरुआत करने के लिए कोई अच्छा रुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा कि इस समय पुतिन शायद ये मान चुके हैं कि 60 या 61% संभावना है कि अंततः उन्हें नाटो से लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि इसके कई तरह के परिणाम होंगे जो किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके लिए भी नहीं, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल है। तो यही वह आपदा है जिसमें यूरोप इस युद्ध को घसीट रहा है, जिसे बहुत पहले सुलझा लिया जाना चाहिए था, और इसे काफी हद तक रूस की मांगों पर सुलझाया जाना चाहिए था, क्योंकि हम, साम्राज्य, नाटो, उसका अधीन ब्रसेल्स, यूरोपीय संघ, सभी इस युद्ध के जिम्मेदार थे। रूस नहीं, नहीं विशेष सैन्य अभियान, हम थे। और ये बात पुतिन की प्रशंसा करने या उसे माफ करने के लिए नहीं कही जा रही है। ये सिर्फ उस वास्तविकता की ओर इशारा करने के लिए है जिसे वे पहचान नहीं रहे हैं, और ये वास्तविकता शायद अंततः उन्हें भारी पड़ सकती है। मुझे स्पेनिश गृहयुद्ध की याद आती है, कैसे हिटलर ने अपने हथियारों और प्रणालियों का परीक्षण स्पेन में किया था, इससे पहले कि उसने 1939 मीन्स फॉल और उसके बाद के अपने बड़े योजनाओं को अंजाम दिया। मुझे यूक्रेन जो कर रहा है और हिटलर ने जो किया था उनमें कई समानताएं दिखती हैं। बस फर्क यह है कि मुझे इसमें हिटलर जैसी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखता, कम से कम उस समय जैसी बुद्धि तो नहीं। ये सिर्फ अराजकता के लिए अराजकता है, लेकिन अराजकता शायद कुछ ऐसा पैदा कर दे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जानते हो, जो चाहो, सोच समझकर चाहो, कहीं वह सच में मिल जाए। उन चीजों में से एक जो वे शायद नहीं चाहते और जो हो भी सकती है, वह है एक फिर से उभरता हुआ और बहुत शक्तिशाली जर्मनी। मुझे याद है जब हम बात कर रहे थे, ये विचार कुछ दिन पहले मेरे मन में फिर आए जब मैं इसी विषय पर एक और साक्षात्कार कर रहा था, जब हम हेलमुट कोल और फ्रांसवा मित्तरां से जर्मनी के पुनर्एकीकरण और उसके नारों में बने रहने के बारे में बात कर रहे थे। हेलमुट कोल के लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी, एक सकारात्मक अर्थ में, कि वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि इसका मॉस्को पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भले ही वहां गोर्बाचेव और शेवरदनाजे मौजूद थे, बातचीत में नहीं लेकिन मॉस्को में, और वे एक बहुत चेहरा दिखा रहे थे। वो बहुत चिंतित थे और उन्हें चिंतित होने का पूरा अधिकार था। उसे चिंतित होने का पूरा अधिकार था क्योंकि वह इतिहास का इतना जानकार था, और फ्रांसवा मित्तरां भी। जैसा कि पॉवेल कहा करते थे, वे दोनों उसमें गहराई तक शामिल थे, वे युद्ध में शामिल थे, वे वास्तव में युद्ध के दौरान जीवित थे, शायद 12 या 13 साल के,
लेकिन जीवित थे। और कोल इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि इसका क्या असर होगा, केवल उन अरब अमेरिकी डॉलर की वजह से नहीं जो उसे बताया गया था कि पुनर्एकीकरण में लगेंगे। आखिर में इसकी कीमत लगभग 2 गुनी पड़ी, और बॉन से बर्लिन तक राजधानी के स्थानांतरण की वजह से भी नहीं। वह इस बदलाव के पूरी तरह पक्ष में था। मेरा मतलब है, कौन सा जर्मन नहीं होता, लेकिन वह इतिहास को समझता था जैसे फ्रांसवा मित्तरां समझते थे। और मैं ये भी कहूंगा कि लंदन में मैगी थैचर और जॉन मेजर भी इतिहास को समझते थे। और ये बातचीत बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली थी। इसने मुझे युद्ध के इतिहास और यूरोप की भावनाओं के बारे में कुछ बातें सिखाईं, ऐसी बातें जिन्हें मैं पहले से जानता समझता था, लेकिन केवल स्थिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, न कि भीतर से महसूस करके, नहीं लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुनकर। और अब उसे त्याग दिया गया है, उसे त्याग दिया गया है। अब किसी को उसकी परवाह नहीं है, अब किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई इतिहास नहीं करता। कुछ अकादमिक लोग हैं जो करते हैं, लेकिन इन नेताओं में से कोई नहीं करता। जिस तरह से वे इन बातों के बारे में सोच रहे हैं वह खतरनाक है। उदाहरण के लिए, जर्मनी अपने अब अधिकतर आर्थिक रक्षा खर्च पर आधारित पुनरुत्थान की कोशिश कर रहा है। इसका अपना एक गतिशील स्वरूप है, इसकी अपनी वास्तविकता है। और जैसा कि हेलमुट कोल It's very interesting that these architects, Macron, ये बहुत दिलचस्प है कि ये वास्तुकार मैक्रॉन, स्टार्मर, लेकिन उनके पूर्ववर्ती भी, जैसे ब्लेयर, नव उदारवादी ब्लेयर, यूरोप पर वाद थोपने के वास्तुकार थे। वे इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि निजी अन्नदाताओं की साख बचाने के लिए चरम कदम उठाने पड़ते हैं। मूल रूप से ये विचार कि किसी भी प्रकार का सरकारी खर्च जनता के कल्याण के लिए हानिकारक है, और अब वही लोग सरकारी खर्च के साधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को तेज करने में लगे हैं। मेरा मतलब है, वे तो कीन्सवाद में भी विश्वास नहीं करते भगवान के लिए। मेरा मतलब है, तुम और तुम्हारे उदारवादी कम से कम अपने विचारधारा के प्रति सच्चे रहो ताकि हमें युद्धों से बचा सको। अगर नहीं, थोड़ा बहुत कल्याणबर्ड London bow. Let's get mouse do a little bit of welfare. But I wanted to come to With you, Jarzhev, and with stats with our Gorchnal Broten Ford. absolutely. I wanted to come to something you said बिल्कुल। about coal and those. मैं उस बात पर आना चाहता था जो आपने कोल और उन वर्षों के बारे में कही थी, जर्मन पुनर्एकीकरण के शुरुआती साल, और अगर आप चाहें तो शीत युद्ध का अंत। उस समय यह धारणा काफी हद तक मौजूद थी कि नाटो मध्य और पूर्वी यूरोप के लिए खतरनाक है, लेकिन वर्षों के दौरान ये धारणा पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक मिट गई, क्योंकि ये नार का दशक भी था, एक ध्रुवीय क्षण और नव रूढ़िवादियों का उदय। और उन्होंने जो किया वो ये था कि धीरे धीरे यूरोप को इस विचार की ओर मोड़ दिया कि नाटो का विस्तार ही हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है, एक हमेशा खतरा बने रहने वाले रूस के खिलाफ। और मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप आज रूस के सवाल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच के अंतर को कुछ बुनियादी मानते हैं। मेरा मतलब यह है कि अमेरिका में कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमारा मुख्य दुश्मन चीन है और इसलिए हमें यूरेशिया से ध्यान हटाना चाहिए, जो उन यूरोपीय नेताओं की सोच के विपरीत है, जो अब भी इस विचार में फंसे हैं कि रूस लगातार विस्तार कर रहा है और हमें उससे सावधान रहना चाहिए। क्या ये अंतर इसी तरह का है, या ये बस एक मामूली बात है कि कौन ज्यादा खर्च करेगा या कौन अपने सार्वजनिक धन से वाशिंगटन के मोटे रक्षा ठेकेदारों को ज्यादा सब्सिडी देगा? मेरा मतलब है, क्या अमेरिका में यही अंतर है या ये अमेरिका और यूरोप के बीच एक बुनियादी बदलाव है? मेरा मानना है कि अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने 90 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति था जो उतना दृढ़, मजबूत और प्रभावशाली नहीं था जितना उसे शायद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ झुकाव थी। हमने रूस को यूरोप में शामिल करने का,
मूल रूप से नाटो को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देने का अवसर खो दिया, रूस को नाटो में शामिल करके। और फिर मुझे लगता है कि बिल क्लिंटन और उसके बाद के राष्ट्रपतियों के साथ जो विचार विकसित हुआ कि नाटो की सीमाओं से बाहर के अभियानों का अंतिम लक्ष्य साम्राज्य के साथ मिलकर चीन को हराना था, और शायद रास्ते में रूस को भी वह विचार कमजोर पड़ जाता। हालांकि उस समय रूस बोरिस येल्त्सिन के अधीन था और एक तरह की नशे की हालत में था, फिर भी यह एक बेहद शानदार रणनीति होती। Would be a really brilliant strategy. So what we did in 1993 तो 1993 में जब हमने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से बाहर किया, तो वह एक बहुत बड़े रणनीतिक महत्व कदम था। हमने मूल रूप से वही किया जो जर्मनी ने किया था, और ये बात मैंने हाल ही में पढ़े एक शानदार लेख में देखी थी। जर्मनी में इजराइल के प्रति एक तरह का प्रेम है। ये जर्मनों के लिए एक मनोविश्लेषणात्मक अवधारणा है। हमने भी अब बहुत कम समय में वही किया है, और जर्मनों की तुलना में कहीं कम प्रेरणा के साथ। आखिरकार वहां होलोकॉस्ट था। रूस के मामले में रूस विरोध अब अमेरिकी घरेलू राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गया है। लोग रूस से नफरत करते हैं। हमने उस छवि को बनाने और उसे वास्तविकता में बदलने का शानदार काम किया है। बेशक ये सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन इतने लोग हैं कि ये चिंता का विषय बन जाता है। अब अमेरिकियों के लिए रूस से नफरत करना एक तरह से राज्य का उद्देश्य है। It is raison d'etat for Americans now to hate Russia. So that's a huge transition we've made, and how तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमने किया है, और उससे पीछे हटना मेरे विचार में एक वास्तव में कठिन कदम लगता है। लेकिन ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। उनके श्रेय के लिए मेरी दृष्टि में वे कोशिश कर रहे हैं। अब श्रेय शब्द का उपयोग करना मुझे सही लगता है। उन्हें उस $300 अरब से अधिक के व्यापार की कमी महसूस हो रही है, और वे उसे वापस पाना चाहते हैं। और वे देखते हैं कि रूस की विशालता का मतलब यह हो सकता है कि वहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। यही एक कारण है कि चीनी लोग सुदूर पूर्व में जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं। वहां हर तरह के उत्पाद हैं, गैस और तेल, दुर्लभ धातुएं, जो भी कहें, जो खोजे जा सकते हैं और रूस को पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। मुझे लगता है कि उस मामले में ट्रंप की समझ अच्छी है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद रूस विरोधी भावना के खिलाफ खड़े हैं, और उन लोगों के खिलाफ भी जो जरूरी नहीं कि वे रूसियों से नफरत करते हों। मार्को रूबियो, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, लेकिन जो इस स्थिति को जारी रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप उस दौर को देखें, लगभग शीत युद्ध के अंत से, चाहे आप उसे 289, 1990, 1991 या 1992 में रखें, दीवार गिरने या किसी और संकेतक के साथ, और फिर विलियम जेफरसन क्लिंटन और उस विनाशकारी नीति, जैसा कि मैं उसे कहता हूं, से शुरुआत करें, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कहना काफी आसान है कि हम शीत युद्ध की निरंतरता चाहते थे। जब मैं हम कहता हूं तो मैं इस समूह की बात कर रहा हूं। उसे परछाइयों के पीछे के लोग कहो, अरबपतियों का समूह कहो, मार्को रूबियो जैसे लोगों का समूह कहो, या जो भी नाम देना चाहो। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस समूह में है, भगवान का शुक्र है, लेकिन वे लोग शीत युद्ध की निरंतरता चाहते थे। उन्होंने शुरुआत में चीन को उस माहौल को बनाने के केंद्र के रूप में देखा, और फिर अचानक यूक्रेन उनके हाथ लग गया, रूस उनके हाथ लग गया। तो अब हमारे पास दो दिशाओं में चल रहा शीत युद्ध है, एक रूस के साथ जो अभी प्रॉक्सी के जरिए गर्म है, और दूसरा चीन के साथ जो किसी भी पल गर्म हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते, फिर भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और तुम जानते हो, और मैं भी जानता हूं, कि युद्ध की तैयारी कभी-कभी युद्ध को जन्म देती है। यही बात मुझे इस तरह की रणनीति के बारे में सचमुच चिंतित करती है जिसे हमने अभी पेश किया है, और जो हम वेनेजुएला और अन्य जगहों पर कर रहे हैं। मेरे विचार में यह साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। और इसका एक कारण यह है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये उस समय से शुरू हुआ।
हालांकि मैंने इसे बहुत कुशलता से नहीं समझाया जब हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति था जो दुनिया को अच्छी तरह समझता था, शायद ड्वाइट आइजनहावर के बाद सबसे अनुभवी राष्ट्रपति, और फिर उसकी जगह ऐसे नौसिखियों का समूह आ गया जिन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। और यही सब हमारे पास रहा है, बराक ओबामा सहित। And that's all we've had, including Barack Obama. We have about 10 minutes, so I guess we can squeeze in a couple of हमारे questions. पास लगभग 10 मिनट हैं, Talking तो about मेरा the मानना Supreme है Court, कि हम कुछ सवालों के लिए समय निकाल सकते हैं। जर्मन समर्थन और जायनिस्टों के बारे में बात करते हुए मैं ये जानना चाहता था कि 10 अक्टूबर को हुए युद्ध विराम या आंशिक युद्ध विराम के बाद से इजराइल फिलिस्तीन पर आपकी क्या राय है, और हालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर भी फ़ुआले, जिसने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर कब्जे और फिलिस्तीनी राज्य की वास्तविकता को लगभग मिटा दिया है, क्योंकि चर्चा का केंद्र हमास के निरस्त्रीकरण, कैदियों के आदान प्रदान, चाहे जीवित हों या मृत, आदि पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच कब्जा अब भी जारी है और इजरायली नेता बहुत स्पष्ट हैं कि वे किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी राज्य की अनुमति नहीं देंगे। 10 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीनी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ क्या हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? Freedom movement since October 10. First of all, I think Antonio Guterres. सबसे पहले मेरा मानना है कि एंटोनियो गुटेरेस को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, न कि उनके पास जो हुआ उसे बदलने का साहस या क्षमता थी। वे कम से कम इस बारे में अलग बयान दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो किया वह था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव की अध्यक्षता करना, जिसने वास्तव में लेवांत में फिर से औपनिवेशिक शासन को जीवित कर दिया। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीनियों से निपटने वाली औपनिवेशिक शक्तियों को आशीर्वाद दिया, और मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेबनान से लेकर सीरिया, वेस्ट बैंक से लेकर पूर्वी यरूशलेम तक, जो भी नाम लो। जो कुछ भी और सामने आया, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही भविष्य है, और हम जो तुम फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हो उसे अंतर्राष्ट्रीय और पवित्र बनाएंगे। यही उन्होंने किया, और नेतन्याहू ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से बात की है, ज्यादातर पर्दे के पीछे हिब्रू में, लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में भी। उन्होंने हत्या नहीं रोकी, उन्होंने नरसंहार नहीं रोका, फिर भी उनके पास एक प्रतिवाद है जिसमें ये सब शामिल है। अरे, क्या तुमने सारे खाद्य ट्रक आते नहीं देखे? क्या तुमने सारी राहत नहीं देखी जो हम दे रहे हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि हम कितना कुछ कर रहे हैं? ओह, वैसे मैंने कल वेस्ट बैंक में 30 लोगों को मार दिया, या मैं सीरिया में भी वही कर रहा हूं। हमने इस अमानवीय नरसंहार को आशीर्वाद दिया है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगा दी है, ये कहते हुए कृपया जारी रखो, शायद थोड़ी धीमी गति से, रोजाना कुछ कम हताहतों के साथ और कुछ कम बम गिराकर वगैरह, पर जारी रखो। और हाँ, वैसे अगर तुम ईरान पर हमला करना चाहते हो तो जब चाहो उसे एक साइड शो बना सकते हो। उसने कल इसी बारे में भाषण दिया था, और मुझे लगता है कि वह अब भी इसे करने के लिए दृढ़ है। उसकी अपील ईरान के दक्षिणी हिस्से में चल रहे भयानक सूखे पर आधारित थी, और उसने उसी बहाने ईरानी जनता से यह आग्रह किया कि वे इजराइल को आने दें और उसे परासरण, जल शुद्धिकरण और अन्य तकनीकों में अपनी विशेषज्ञता दिखाने दें। दुनिया का सबसे महान देश ये सब कर रहा है, बस हमें अंदर आने दो और हम सब संभाल लेंगे। वह धरती पर स्वेंगाली जैसा सबसे नजदीकी व्यक्ति है। यह हैरान करने वाली बात है कि उसके पास इतने अलग अलग षड्यंत्र और अपीलें सोचने का समय भी है। इसके लिए मुझे उसे श्रेय देना होगा, लेकिन यह सब एक गड़बड़ है और इसका फिलिस्तीनियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि हमास ने यह महसूस कर लिया है। उनका मुख्य नेतृत्व इस समय शायद किसी भी प्रकार के निरस्त्रीकरण प्रस्ताव या संगठन को भंग करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा, और वे अपनी तैयारी बनाए रखेंगे। वे वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक रहे हैं, एक अवैध कब्जे का विरोध करते हुए। यह अभी देखना बाकी है कि यह किसी भी रूप में फिलिस्तीनियों के लिए अंत तक लाभदायक होगा या नहीं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू ने अपना मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हासिल किया है, जो हमास का उन्मूलन था। भले ही उन्होंने कई बार ये दावा किया हो कि ये हो चुका है, और हमने जो किया है वह केवल उनके प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना है। मेरे विचार में ये निंदनीय है। Demilitarizing Hamas the besighadung and Des 3 small and ni nishkrikar upnivesh rodipordisting small Hamas is a would hun mean, nihith. giving up the anti-colonial resistance, which is not going And to I happen. don't know what. En måte is like unke brada värde queuing beneath albis. Yeah, I mean they're Taith larger. wilke afraid the forsumis brayumi. Yeah, yeah. they don't have That's the- what हाँ, I was इसलिए hesitant. मैं इसका इस्तेमाल करने में Yeah, but हाँ, लेकिन वो शब्द उन मध्यस्थों के साथ हुई बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया गया था, और मेरा मानना है कि वे रॉकेट लॉन्चरों की बात कर रहे हैं। Referring to rocket launchers. That's all I can assume too. Wat zou stenkerin और अधिक है एक अस्करिक अस्थायी विस्फोटक उपकरण जो अब एक वास्तविक हथियारा बन गया है, जैसे वे इराक और अफगानिस्तान में थे, और ये इजरायली गोला बारूद को लेकर उन्हें आईईडी में बदलने जैसा है। And decommission of और छोटे हथियारों को निष्क्रिय करना मतलब होगा गाजा को उन गिरोहों के हवाले कर देना जिनमें से कुछ को वास्तव में जायोनी सत्ता ने सहारा दिया है और जो अमेरिकियों के साथ मिली भगत में है। निश्चित हो गए Americans. Or even worse. या से भी बुरा उसे महमूद अब्बास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भेज देना। I wanted to end by मैं अंत में आपसे वेनेजुएला पर एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था। हमारे साथ आपकी पिछली चर्चा को हमारे मुख्य चैनल पर लगभग 150 दर्शकों ने देखा था, और हमारे पास 7 या 8 मिरर चैनल भी हैं, तो ये शायद, मुझे नहीं पता, लगभग 3D लोगों तक पहुंचा होगा। वह पूरा कार्यक्रम वेनेजुएला पर था। लेकिन क्या आप हमें कैरिबियन में हाल के घटनाक्रमों और नई मोनरो सिद्धांत के बारे में अपडेट कर सकते हैं? इस क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति क्या संकेत देती है और नवीनतम घटनाक्रम क्या है? In the region suggest and what are the latest developments? Well, on the Monroe Doctrine, Trump was a day late. देखिए, मुनरो सिद्धांत के मामले में ट्रंप एक दिन देर और $1 कम थे, क्योंकि पुतिन पहले ही उन्हें उसी की भाषा में जवाब दे रहे थे जब उन्होंने एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट को एक परमाणु संचालित पनडुब्बी के साथ हवाना भेजा, और अब वह तरह तरह की चीजें भेज रहे हैं, जिनमें हमारे विचार से ऐसे मिसाइल भी शामिल हैं जो जेराल्ड फोर्ड जैसे विमानवाहक पोत को नष्ट करने में सक्षम हैं, वेनेजुएला तक। तो मुनरो सिद्धांत अब मर चुका है, और पुतिन ने यह साबित कर दिया है कि यह मर चुका है। कोई सोच सकता है कि क्या वह हमारे सामने और कुछ करेगा, जैसे कैरिबियन में पोसाइडन या कुछ और तैनात करना, लेकिन फिर भी मुनरो सिद्धांत मर चुका है। मुझे यकीन नहीं है कि हमारी सरकार में इतने समझदार लोग हैं जो ये समझ सकें, लेकिन ये सच है कि वह अब खत्म हो चुका है। अब जो हो रहा है वो ये है कि ट्रंप एक विशाल नौसैनिक बेड़ा तैयार कर रहे हैं, और शायद मेरा अनुमान है इस समय लगभग 20% मरीन, नौसेना, कुछ सेना और अन्य संसाधन, विशेष रूप से स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की बड़ी मात्रा में भागीदारी है। यही कारण है कि साउदर्न कमांड के एडमिरल होसले पद छोड़ रहे हैं। यह उन कारणों में से एक है क्योंकि स्पेशल ऑपरेशंस कमांड उनके जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में काम कर रहा है, और उन्हें आधे समय यह भी नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं, और यह अमेरिकी सेना के लिए एक वास्तविक समस्या है। हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां स्पेशल ऑपरेशंस कमांड नियंत्रण संभाल लेता है, और यही हो रहा है। यह कहना मुश्किल है कि उनमें से कितने वास्तव में वेनेजुएला की भूमि पर हैं। जो भी वे कर सकते हैं कर रहे हैं। तो हमारे पास एक नौसैनिक बेड़ा है। और आज सुबह व्हाइट हाउस से जो खबर आई है, अपने उसी खास अंदाज में, जैसे कि वे ट्वीट्स या जो भी उन्हें कहते हैं, वह यह है कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुरा लिया। पहला सवाल जो आप खुद से पूछते हैं वह यह है कि इसका मतलब आखिर है क्या? हम इसे वापस लेंगे, और इसके लिए नौसेना का बेड़ा वहां तैनात है।
तो असल में हम ये कह रहे हैं कि तुम अपने 300 अरब बैरल प्रमाणित तेल भंडार हमें सौंप दो ताकि हम उन्हें अपने चुने हुए बहुराष्ट्रीय निगमों के जरिए किसी भी तरह से नियंत्रित कर सकें। चार्ल्स कोच तुम्हारा भारी उच्च सल्फर वाला तेल टेक्सास और ओक्लाहोमा में रिफाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाखों नहीं तो अरबों कमाएंगे, वरना हम मूल रूप से आक्रमण करेंगे और उसे ले लेंगे। मुझे तो यही लगता है, मेरा मतलब है यही तो धमकी जैसी बात लगती है। अब व्हाइट हाउस से इस तरह की सीधी सादी बातें आती हैं। लेकिन बात यही है, यही इस समय मादुरो के सामने चुनौती है। मुझे लगा था कि वे फोन पर बात कर रहे थे। मुझे लगा था कि ट्रंप और मादुरो वास्तव में बातचीत कर रहे थे और मादुरो तैयार था, और ये बात मुझे अपने भरोसेमंद स्रोतों से पता चली है कि वह ह्यूगो चावेज के सहयोग के दौर में लौटने को तैयार था और उससे भी आगे जाने को, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वापस बुला लेता, उनमें से कुछ को, तो वे वेनेजुएला की जर्जर तेल अवसंरचना को फिर से दुरुस्त कर सकती हैं, जो उनकी आर्थिक समस्याओं का एक असली हिस्सा है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद सौदा होता, अगर आप चाहें तो, और दोनों, खासकर ट्रंप, अपनी सफलता का डोल पीट सकते थे और मादुरो अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर कह सकता था, देखो अब ये बेहतर है। मैं उसे एक विन विन स्थिति दिखाऊंगा। रूबियो इन्हें नहीं दे सकते। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। रूबियो के पास जो एकमात्र पोर्टफोलियो है वो यही है। वो यूक्रेन में नहीं है, नहीं लेवांत में, और नहीं कहीं और कुछ कर रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में क्या कर रहा है, अगर कुछ कर भी रहा है तो रूबियो के पास बस लैटिन अमेरिका में इधर उधर करने का ही काम है। इसलिए ट्रंप ने जैसे कहा, ठीक है, ये तुम्हारा शो है। मैं बार बार उस बात पर लौटता हूं जो टकर कार्लसन ने कथित तौर पर ट्रंप से कही थी जब वह चुनावों के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूबियो के बारे में सोच रहे थे, और टकर कार्लसन ने कहा, उसे मत चुनो, वे उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि नवरूढ़िवादी लोग रूबियो को राष्ट्रपति बनते देखने के लिए इतने बेताब हैं। उस बयान में शायद कुछ सच्चाई है, इसलिए एक हद तक मुझे लगता है कि ट्रंप शायद रूबियो गया और ऐसा करने का एक तरीका है इसे वेनेजुएला में दफनाना। Ama hafifesi समाप्त की with No Wilkerson. Hamisha kitmeye beheddili cer var isti. Avsmek di बहुत inhilut. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.